देखिए अब हम लोग समझेंगे अनटिल और अनलेस के बारे में। देखा जाए तो अनटिल और अनलेस अपने आप में शर्त रखते हैं। इन दोनों का हिंदी में अर्थ होता है जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं। अगर दोनों का मीनिंग जब तक कि नहीं है तो फिर हम इन दोनों का यूज़ क्यों करते हैं, एक ही लगा लो ना। रीज़न है अनटिल जो है वो टाइम के लिए आता है। जब किसी वाक्य में वेट वर्ड हो या कोई टाइम की बाउंडेशन हो, वहाँ पे वो समय को दिखाना हो हमें और समय के लिए शर्त रखनी हो, तो हम वहाँ पे अनटिल रखते हैं। और बेसिकली अनटिल हटाना है, हमें इसके लिए कुछ और लगाना है, तो अनटिल हटा करके हम टिल और नॉट सेंटेंस में लगा सकते हैं। टिल नॉट इज़ इक्वल टू अनटिल, दोनों बराबर हैं। अगर आपको बात इतनी समझ में आ गई है तो एक वर्ड और देख लो, फिर मैं इसमें कुछ रूलिंग और समझा देता हूँ। अनलेस का भी मतलब जब तक कि नहीं, लेकिन अनलेस एक शर्त के लिए होता है। शर्त अनटिल में भी है, शर्त अनलेस में भी है। अब डिफरेंस क्या है, जब हम टाइम को डिनोट करते हैं तो उसमें एक बाउंडेशन होती है कि इतने टाइम में ये काम हो जाना चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तो वहाँ पे अनटिल आएगा। लेकिन शर्त मैंने रखी, शर्त क्या रखी कि अगर तुम ऐसा करो तो ऐसा, जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे ना तब तक ऐसा नहीं होगा। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक तुम पास नहीं होगे। क्या ये कोई टाइम की कोई बाउंडेशन है? नहीं। आप 6 घंटे पढ़ो, आप 2 घंटे पढ़ो, आप 1 घंटे पढ़ो, मैं टाइम को डिनोट नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे शर्त बता रहा हूँ कि अगर मैं 2 कामों के लिए एक शर्त रख रहा हूँ, ठीक है ना, वहाँ पे टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, तब वहाँ पे हम लोग अनलेस का यूज़ करेंगे। अनलेस अगर हटाना सेंटेंस में तो हमें यूज़ करना पड़ेगा इफ़ और नॉट का कॉम्बिनेशन सेंटेंस के अंदर। आप अगर ध्यान दो तो यहाँ पर भी नॉट और यहाँ पर भी नॉट, दोनों में नॉट कॉमन आ रहा है। इसका मतलब इन वर्ड्स के बाद एक बात तो ये क्लियर कि विल और शैल नहीं आएगा, जो कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं हर सेक्शन में। और एक बात और क्लियर ये हो गई कि इसके बाद फिर नॉट वाले वर्ड्स भी नहीं आएंगे, नो नेवर नॉट नेगेशन वाले वर्ड्स नहीं आएंगे, क्योंकि इन वर्ड्स के अंदर ऑलरेडी नेगेटिव वाला सेंस छुपा हुआ है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। यू डोंट पास, यू डोंट पास, तुम पास नहीं होगे। डैश यू डोंट रीड द चैप्टर्स, जब तक तुम चैप्टर्स नहीं पढ़ते हो ना तब तक तुम पास नहीं होगे। क्या कोई समय की बाउंडेशन है? तो आप कहोगे नहीं, और हिंदी में निकला जब तक कि नहीं। जब तक कि तुम इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ोगे तब तक तुम पास नहीं होगे। तो यहाँ पे हमें फील हो रहा है कि आएगा मेरा अनलेस। अगर अनलेस आ गया तो आगे विल और शैल नहीं आएगा, आगे नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर तो डू नॉट आया हुआ है, तो डू नॉट हटेगा मेरा और सेंटेंस केवल कितना रहेगा, अनलेस यू रीड द चैप्टर्स, जब तक कि तुम चैप्टर्स को नहीं पढ़ोगे तब तक तुम पास नहीं होगे या नहीं हो पाओगे। अब ध्यान दें यहाँ पे नॉट आए, यू नॉट कुछ होता है क्या? नहीं, यू विल नॉट। अभी तो सर आपने कहा था विल आएगा नहीं, मेरी बात ध्यान समझो, इन वर्ड्स के बाद विल और शैल नहीं आएगा। मतलब जो अपनी क्लॉज होगी उसमें विल और शैल नहीं आएगा, जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी उसमें विल और शैल आएगा। अभी क्लॉज क्या है ये हर चीज़ पढ़ा चुका हूँ मैं डिटेल में, बार बार नहीं बता सकता हूँ, हर एक चैप्टर अलग से देखना पड़ेगा। वेट फॉर द राइट टाइम, सही समय के लिए इंतजार करो। डैश यू फाइंड द आंसर, जब तक तुम्हें सही जवाब न मिल जाए तब तक सही समय, यानी कि जब तक तुम्हें जवाब न मिल जाए तब तक सही समय का इंतजार करो। या सही समय का इंतजार तब तक करो जब तक कि तुम्हें आंसर न मिल जाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ वेट लिखा है, और वेट शब्द जो वो टाइम को डिनोट करता है, और टाइम को डिनोट करता है तो फिर यहाँ पर आएगा मेरा वेरी गुड अनटिल। डैश योर फ्रेंड डजंट कम, यू शुड वेट हियर, जब तक तुम्हारे दोस्त यहाँ ना आ जाए ना तब तुम यहाँ पे इंतजार करो। तो ध्यान दो अपने सेंटेंस में वेट वर्ड मिला, वेट वर्ड डिनोट करता है हमारे टाइम को, तो यहाँ पर फिर मेरा आएगा अनटिल। लेकिन छोटी सी बात एक ये कि यहाँ पे डज नॉट आ गया, गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे डज नॉट तो रिमूव हुआ, सेंटेंस अपना अभी भी गलत है। योर फ्रेंड कितना है? 1, तो यहाँ पे कम नहीं होगा, कम्स होगा। क्लियर? सर यहाँ पे शुड क्यों आ गया? यहाँ पे देखो काम होने के लिए पॉसिबिलिटी थी इसलिए मैंने विल लगाया है। शुड इसलिए है क्योंकि मैं सजेशन दे रहा हूँ, तो मॉडल वर्ब्स भी अलग अलग टाइप की आ सकती हैं प्रिंसिपल क्लॉज में, ये बात हम लोग देख चुके हैं कंडीशनल सेंटेंस की वीडियोस में डिटेल में। डैश यू सपोर्ट योर फैमिली, यू कांट गेट देयर ब्लेसिंग्स, जब तक तो अपने फैमिली सपोर्ट नहीं करोगे तब तक तुम्हें उनका आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। तो क्या मैं यहाँ पे कोई टाइम बता रहा हूँ? नहीं। आप कहोगे सर कि इसमें क्या, पैर छू लो, आदर दे दो और आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। देखो किसी के पैर छूने से आशीर्वाद कभी नहीं मिलता है।
आशीर्वाद जो है वो यहाँ से मिलता है। जिन लोगों ने महाभारत रामायण, देखो जब ब्लेसिंग्स की बात होती है, जब अच्छे अच्छे चीज़ों की बात होती है, तब अच्छी अच्छी चीज़ें ही एग्जाम्पल के तौर पे आती हैं, समझिए ना। मुझे विद्रोह की बात करें तो मुझे कोई ना कोई एक वॉर के बारे में बताना पड़ेगा, अच्छी बातें बताएं तो अच्छा मुझे कुछ उठाना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, महाभारत का है, कि जब अश्वत्थामा, जब लड़ाई चली थी कुरुक्षेत्र में, तो अश्वत्थामा जब अपने पिता अपने गुरु दोनों एक ही उनके थे, द्रोणाचार्य से आशीर्वाद लेने गए थे, तो उन्होंने विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया था अश्वत्थामा को। तो अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य से कहा कि आपने मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, एक तो आप मेरे गुरु हैं, उससे पहले आप मेरे पिता हैं, तो आपको तो ज़रूर देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं माना कि मैं अगर तुम्हारा मैं पिता होने के नाते अगर देना चाहूँ तो भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इस रण क्षेत्र में हम लोग पिता पुत्र नहीं हैं बल्कि गुरु और शिष्य हैं, पहली बात। अब गुरु शिष्य होने की वजह से मैं तुम्हें आशीर्वाद इसलिए दूंगा क्योंकि तुम और मैं, हम दोनों लोग गलत पक्ष की तरफ से लड़ रहे हैं, हम लोग अधर्म की तरफ से लड़ रहे हैं, जानते हुए मजबूरी अलग है। तो उन्होंने वहाँ पे आशीर्वाद का डेफिनेशन समझाया कि आशीर्वाद देने की भी कुछ अपनी सीमाएं हैं, कुछ उसकी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं में रहना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर आपके मन में अभी भी टाइम जुड़ा हुआ था तो यहाँ पे रियल में टाइम है ही नहीं। आपका व्यवहार कैसा क्या मुझे पता नहीं, अगर आप पैर छूते हो तो मैं आपको ब्लेसिंग देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, तो शायद वो कभी नहीं निकलेगा जो रियल में आपको जानने के बाद, आपका नीचे जानने के बाद और आपके साथ टाइम बिताने के बाद जब वो आशीर्वाद निकलेगा अच्छा वाला, उसकी एक अलग ही पराकाष्ठा होगी। तो यहाँ पे कोई टाइम की डिनोशन तो है ही नहीं, कोई यहाँ पे डिनर टाइम कर नहीं रहा है, तो यहाँ पर आएगा मेरा अनलेस। मैं इसलिए थोड़ा डिटेल समझा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। उन एग्जांपल्स को जब हम परिस्थिति में डालते हैं, कुछ सिचुएशन में डालते हैं, कुछ सर्कमस्टेंस में डालते हैं, तब वहाँ पे वो क्लियर होता है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा फैमिली को, तभी उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। एक को आपने सोचा कि इनकी वही सेवा कर लेंगे तो मुझे ब्लेसिंग मिल जाएंगी, यहाँ पे फैमिली लिखा है। फैमिली का मतलब एक एक मेंबर कि जब दिल में दिमाग जब उतर जाओगे हकीकत में, तब जो ब्लेसिंग्स निकलेंगी उनका अलग ही असर होता है। बात क्लियर हुई होगी। अब बात करें सपोज, ये बड़ा स्पेशल वर्ड है। काफ़ी सारे लोग होते हैं सपोज दैट, सपोज इफ़, सपोजिंग दैट, सपोजिंग इफ़, सपोज्ड दैट, सपोज्ड इफ़, ऐसे कुछ फ्रेजेस बोलते हैं। तो देखो सपोज रियल में सपोज और सपोजिंग, सपोज इफ़, सपोज दैट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किसी फॉर्म में लिखा हो, आईएनजी फॉर्म में लिखा हो, उस समय दैट और इफ़ लगा है तो वो गलत है। ये बात आपकी सुपर फ्लॉस वाली कंडीशन में आती है। क्यों आती है? सपोज का हिंदी मतलब होता है माना कि, इसके अंदर ऑलरेडी की शब्द छुपा हुआ है। जैसे इन दोनों वर्ड्स में नॉट शब्द छुपा हुआ था, वैसे ही सपोज के अंदर की शब्द छुपा हुआ है। यानी कि हमें एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करें जिसके बारे में मैं खुद भी कंफर्म नहीं हूँ, तो यहाँ पे इफ़ और दैट नहीं आएगा। यहाँ पे केवल सपोज, सपोजिंग, सपोज्ड कुछ भी आ सकता है, लेकिन इफ़ और दैट को फॉलो नहीं करेगा। अगर ये बात समझ में आ गई है तो देख लो, सपोज दैट यू गो देयर, व्हाट विल यू डू। मान के जब तुम यहाँ पे जाते तो तुम क्या करोगे, तो यहाँ पे दैट आपका नहीं आएगा। सपोज आपका एक कंजंक्शन तरह काम कर रहा है, व्हाट विल यू डू। कुछ लोग कहें सर आपने क्लॉज इंटरोगेटिव में लिख दी, क्या कर दिया। ध्यान दो, इस क्लॉज को मैंने कॉमा से अलग किया है। अगर यहाँ पे कॉमा ना होता तो ये डायरेक्ट वाले रूल को फॉलो करता, फिर मेरा यू पहले आता, विल जाता मेरा पीछे। ये सेंटेंस तो मेरा अलग है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यानी इंटरोगेशन का सेंस देना था, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लाया और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बनाया है। ध्यान समझना, पंक्चुएशन की वजह से टेंशन हो सकती है आपको। कॉमा था, सेंटेंस बिल्कुल अलग हो गया, टूटा नहीं, मतलब पहले सेंटेंस ही जुड़ा हुआ है, लेकिन कॉमा ने उसको अलग कर दिया है और इस वजह से वो इंटरोगेटिव बन गया है। अगर कॉमा नहीं होता तो डायरेक्ट वाला रूल फॉलो होता, व्हाट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जगह माना जाता, सब्जेक्ट पहले आता, हेल्प में हो जाती मेरी पीछे। क्लियर। सपोज इफ़ हटा दो भाई, सपोज इफ़ यू बिकम हैप्पी, अगर मान चल तुम खुश हो जाते हो, टू हुम विल यू टेल फर्स्ट, तो तुम भाई किसको पहले बुलाओगे या किसको पहले बताओगे। तो अब इस हिसाब से यहाँ पे कॉमा से सेंटेंस अलग हो गया, इसलिए सेंटेंस मेरा सही है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 40 to 60% लोगों को मेरी ये बातें समझ में नहीं आई होंगी, और अगर नहीं आई हैं तो एक बात ये क्लियर है कि आपको हकीकत में
ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। 1 2 3 4 50 100 150 वीडियो देखने पे आपका अगर सोचो कि हम सब कुछ सीख चुके हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो जब आपके पास आया होगा नोटिफिकेशन में अगर, तब तक 280 या 300 वीडियो हो चुकी हैं प्लेलिस्ट में ग्रामर की। और अगर ये काफ़ी टाइम बाद देख रही वीडियो, तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ सिलेबस पूरा फिनिश हो चुका होगा। 350 से लेकर के ग्रामर के 400 के आसपास वीडियोस तैयार हो चुके होंगे। नॉलेज ख़त्म नहीं हुई है, नॉलेज को मैंने एक अलग लेवल पहुंचा दिया है। सारे वीडियोस देखिए तभी मेरी बातें क्लियर होंगी। अदरवाइज तक कमेंट करोगे, क्वेश्चन पूछोगे, और उन क्वेश्चन के आंसर अलग अलग वीडियो में अलग अलग सेक्शन में पड़े हुए हैं, उनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कमेंट के थ्रू। आप सारी चीज़ें डिटेल में देखिए। हर एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब देखते हैं हम लोग आगे।